जय हिंद प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। तो हमने कल की क्लास में डीपीएसपी खत्म कर दिया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बच गया था मौलिक कर्तव्य, जो 51A के अंतर्गत आता था, और भाग 4A के अंतर्गत आता था, फंडामेंटल ड्यूटीज। और डीपीएसपी जो था वो स्टेट पे लागू करती थी, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो किसी व्यक्ति पे लागू करती थी। संविधान के अंतर्गत ये कानून बनाया गया था कि जो भी डीपीएसपी के अंतर्गत आएगा वो अपने राज्य यानी स्टेट पे लागू होगी, और जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, फंडामेंटल ड्यूटी जो थी, पहले इसके बारे में जान लेते हैं ना कि मौलिक कर्तव्य था क्या। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था। तो 1976 के वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी की सरकार में ये मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी की सरकार में। इनको बाद में जोड़ा गया था जो मौलिक कर्तव्य, और इनके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए थे। और जो एक फंडामेंटल ड्यूटी जो बचता है 11वां, ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, 11वां। तो पहले समझते हैं बारी बारी से कि 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी जो वो किसी व्यक्ति पे लागू होता है, तो एक व्यक्ति क्या कहना चाहता है, सरकार उस व्यक्ति के बारे में क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं। तो वही है, पहला है कि संविधान और राष्ट्रगान की आदर करें। क्या होता है कि संविधान और राष्ट्रगान की आदर करने का मतलब है कि सरकार ये आपको निर्देश देती है किसी व्यक्ति को कि आप संविधान और राष्ट्रगान का आदर करें। आप ये नहीं, राष्ट्रगान कभी बज रहा है, आप देखते हो या सिनेमा मूवी हॉल में कि वहाँ राष्ट्रगान बजता है तो सभी लोग खड़े होकर के उसको 52 सेकंड तक अपने सावधान की अवस्था में उनको सुनते हैं और उनका आदर करते हैं। ये नहीं कि राष्ट्रगान बज रहा है, हम चल रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, 52 सेकंड की बात है, हम रुक जाते हैं, आदर कर लेते हैं अपने राष्ट्रगान का, फर्स्ट गान। और संविधान का इसलिए हम अपना आदर करें क्योंकि संविधान के अंतर्गत ही जितने कानून नियम बनाए गए हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में, हमारे भारत मुल्क में, वो संविधान के अंतर्गत है। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत 51 का कॉलम 1 कहता है कि संविधान और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला समझ में आ गया हो। और ये न्याय योग्य नहीं है, मीन्स इस पर अगर आप लागू नहीं भी करते हैं तो आपको कोई केस नहीं हो, ये बात नहीं है। तो सर कहने का मतलब अगर नहीं होता है तो हम क्यों इसको माने, ये भी क्वेश्चन उठता है। आपको इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि आप अपने व्यक्तित्व की भी परिभाषा दीजिए। अगर आप इंडिया देश में रहते हैं, हमारे संविधान के अंतर्गत ये क्या कहा गया है, तो क्या जिस पर कानून बनाया जाए क्या हम उसी को मानेंगे? अगर हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपया चार्ज है, जुर्माना है, क्या तो तभी हम हेलमेट पहनेंगे? पैसा बचाने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए। इसलिए हम अपने व्यक्तित्व की परिभाषा देने के लिए संविधान और राष्ट्रगान की आदर करेंगे हमेशा। सेकंड है 51 का दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का पालन करें। जितने भी हमारे आदर्श हुए राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत, उनके सभी आदर्शों का पालन करना है। आदर्श राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब 1857 की क्रांति, 1947 का अधिनियम, जितने सारे अधिनियम थे उन सारे के अंतर्गत जितने भी आंदोलन हुए, उन सभी के आदर्श, जितने भी नेता थे उन सभी का हम आदर करें। उनके लिए हमारे दिल में, हमारे हार्ट में स्नेह बना रहे। जैसे सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इनके लिए हमारे देह में कम से कम स्नेह बना रहे। 3 कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखें। संप्रभुता की मीन्स समझ ली कि इंडिया के अंतर्गत आप जितने भी रहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्म के लोग मानने वाले रहते हैं। इसलिए संप्रभुता के अंतर्गत है कि आप ऐसा समाज बनाइए जहाँ पे सभी लोग एक तरह से, बराबर तरह से रहे। एकता, सभी लोग बराबर, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं करें, एकता बनाए रखें अपने देश के अंतर्गत, आप अपने सभी व्यक्ति। और अखंडता, अखंडता कहने का मतलब समझ लाइए कि भारत एक ऐसा मुल्क देश है कि भारत में ही रहना चाहिए। इस पे कोई बाहरी विदेशी लोग या विदेशी नागरिक या विदेशी कोई ऐसा कानून
इंडिया के अंतर्गत राज्य नहीं करना, यानी राज नहीं करना चाहिए। अखंडता के अंतर्गत यही आता है कि कोई भी विदेशी नागरिक या विदेशी संविधान इंडिया पे राज ना करे। थर्ड एक भारत की संप्रभुता। चौथा है देश की रक्षा करे एवं आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे मतलब ये नहीं कि हम इंडिया में है, हमारा भारत देश है तो अपना घर छोड़ करके बाकी बात जो रोड बना हुआ है वो, पर्यावरण है वो, पेड़ पौधे हैं वो, कोई पागल जा रहा है वो उसको मारे, ऐसा नहीं करना है। देश की रक्षा करे मतलब देश को अपने घर जैसा माहौल में बना करके रखे एवं आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा। आवश्यकता पड़ने पर मीन्स जिस तरह हमारे देश में ब्रिटिश का शासन था तो उस समय हमारे देश की रक्षा करने के लिए ही तो राजनेता लोग आ गए। अगर उनको मतलब नहीं रहता तो वो अपने लोग खाते पीते ऐश करते और फिर मर जाते, लेकिन उन लोगों को हमारे बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में कुछ तो फिक्र थी, जिसके कारण वो आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की हमारी सेवा किए। वही 51 के अंतर्गत कहा जाता है कि आप अपने देश पर, राष्ट्र पर अगर कभी भी जरूरत पड़े तो आप उसकी जरूरत की सेवा करें। 5, भारत में सभी लोगों को समान भावना की विकास करें। भारत में सभी लोगों में समान भावना की विकास करने की मतलब कि किसी के माइंड में ये थॉट कभी मत भर देना कि तुम गलत हो, या आज आप एक चीज प्रॉमिस करना अपने आप से कि कभी तुम ये मत सोचना कि हम किसी से जले, यानी उसकी जॉब हो जाएगी तो हम जलने लगेंगे, यार वो उसकी जॉब हो जाएगी तो वो बहुत आगे हो जाए। नहीं, कभी ईर्ष्या वाली फीलिंग अपने अंदर कहीं मत लाना। स्टूडेंट का होने का मतलब ही यही है कि अभी आप अपनी जिंदगी में कभी किसी के प्रति गलत सोच, ईर्ष्या, इस तरह की भावना पैदा ना होने देना। एक समान भावना का विकास करें समाज के अंतर्गत, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। आप अभी अपने समाज में भावना की विकास अच्छे तरह से माइंड में करेंगे तभी तो आपके जो बच्चे होंगे वो भी इसी तरह से रहना पसंद करेंगे कि मेरे गार्जियन इस तरह से रहते हैं तो मेरे बच्चे, हम अपनी गार्जियन की बात पर सही चले। यही कहना है, कहता है कि भारत में सभी लोगों को समान भावना की विकास करें। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की रक्षा करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की मतलब मान लो मिथिला में, बिहार में एक मिथिला में है पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, वो सब की जितनी भी संस्कृति है, कृषि है, हमारे जितने आर्टिकल्चर है, उन सभी की हम रक्षा करें, क्योंकि वो सब हमको ही रक्षा करना। अगर हम जिस देश में रहते हैं, अगर एक मिनट में हम एक एग्जांपल समझाते हैं कि अगर हम जिस घर में रहते हैं, अगर हम वहां रहते हैं, घर की साफ सफाई, घर में बनने वाले भोजन, बिजली, पानी, वो सारी की व्यवस्था तो हमको ही ना करनी पड़ेगी। अगर हम घर के गार्जियन हुए तो वो तो हम कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे मूलभूत जरूरतें होंगी जो अपने बच्चे को भी तो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर आप गार्जियन हुए, आप कमा करके देते हैं, तो बच्चे का ये कर्तव्य जरूर होता है कि हम अपने माता पिता के प्रति भी अपना स्नेह रखें और उस तरह की भावना रखें जिस तरह से लगे कि माता पिता के हाँ मेरे 2 बच्चे हैं, इस तरह की भावना रखें। हमारी सामाजिक संस्कृति की रक्षा करें। सेकंड है पर्यावरण की रक्षा करें। अब ये नहीं कि आप आदमी है तो हम जितना पौधा लगाएं उतना ही की रक्षा करें। हमारे पर्यावरण के अंतर्गत अगर कोई और पेड़ पौधे हैं, अगर और कोई चीज है तो हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे, उसकी रक्षा आप ही को करनी पड़ेगी। सरकार का दायित्व कितना तक मानता है? अगर आप नहीं करेंगे तो कौन, सरकार थोड़ी करनी है, कभी नहीं, क्योंकि आपको ही जरूरत पड़ेगा पर्यावरण की रक्षा करें। आर्टिकल 51 का 8 कहता है, क्लोन 8 कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब समझ जाओ कि आप इस तरह से पढ़ाई करें जिस तरह से आप अपने देश में ऐसे मूलभूत वस्तुएं जो किसी देश से आगे चल करके अपने, जैसे हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम, ये हमारे देश के लिए वैज्ञानिक थे। ये बचपन में पेपर बेचा करते थे। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, रामेश्वरम के जगह पे। विंग्स ऑफ फायर इनका बुक का नाम है, कभी फुर्सत मिले तो पढ़िएगा।
बहुत अच्छी किताब है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। सरकार ये आपको निर्देश देती है कि संविधान आपको ये निर्देश देती है कि आप अपने अंदर इस तरह की भावना पैदा करें जिस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, ताकि आगे चल के हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद हो। यही कहना चाहती है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। 9 है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब हुआ क्या? आप ट्रेन में चलते हैं, कितने बच्चों को हम ऐसे देखते हैं कि ट्रेन में चलते हैं और ट्रेन में चलते वक्त क्या करते हैं कि सीट फाड़ देते हैं, या ट्रेन पर चलने वाली कोई भी ऐसी चीज होती है जो उठा लेते हैं। सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत यही सब आती है कि जो भी सरकार के दायरे में आता है वो आप ही के लिए बनाए गए। अब हम इसको पूछते हैं, हॉस्पिटल किसके लिए बनाए गए? आप ही के लिए बनाए गए। स्कूल किसके लिए बनाए गए? आप ही के लिए बनाए गए। रेलवे किसके लिए बनाए? आप ही के लिए बनाए गए। मेट्रो किसके लिए बनाए? आप ही के लिए बनाया गया है। कोई भी सरकारी संस्थान, ब्लॉक, प्रखंड, ऐसे कोई भी कलेक्ट्रेट ऑफिस आप ही के लिए बनाए। सरकार इसलिए आपको निर्देश करते है कि ये आप लोग के बीच में है, आप इसकी रक्षा करें, आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि इस पे हम नहीं कार्य करते, इस पे आप ही लोग कार्य करते हैं। तो यही कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। 10 कहता है उत्कर्ष की ओर बढ़ने के प्रयास करें। उत्कर्ष मीन्स आप ऐसे ऊंचाइयों को छुए, या आप इस तरह से पढ़ाई करें कि आप अपने लेवल से बहुत ऊपर, आप किसी ऐसे राजनेता के बारे में सोचिए जो किस तरह से इतने बड़े माइंड हुए, इतने बड़े वैज्ञानिक हुए, इतने बड़े राजनीतिज्ञ हुए, इतने बड़े कवि हुए। वही कहता है कि आप इस तरह की माइंड में अपने तरफ भावना लाइए कि आप बहुत से ऊंची तरह की व्यवस्था करें। उत्कर्ष में से उत्कर्ष ऊंचाइयों तक आप जाए। 10 और 11 का हमने बता दिया। ये 10 जो है ये 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और ये जो 2022 में जोड़ा गया था 66वां संविधान संशोधन 2002। माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह बच्चों का शिक्षा प्रदान करे 6 से 14 वर्ष के लिए। इसी के लिए तो स्टेट को भी, राज्य को भी निर्देश दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष को भी आपका यह अधिकार रहना चाहिए कि आप अपने स्टेट में ऐसे नियम कानून व्यवस्था लाइए जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चे जितने भी होंगे वो कहीं निःशुल्क पढ़ाई कर पाएंगे, जिसके अंतर्गत पोशाक दिया जाएगा, छात्रवृत्ति दिया जाएगा, खाना का खर्चा दिया जाएगा। इसी के अंतर्गत तो हमारे मिडिल स्कूल बनाए गए हैं। राज्य सरकार तब तो आपके लिए इस तरह की व्यवस्था करती है। ये राज्य का कर्तव्य है और ये आपका भी कर्तव्य। ये कर्तव्य माता पिता के अंदर है कि माता पिता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और ये ही चीज सेम टू सेम सिर्फ फिर डीपीएसपी में चले जाता है कि संविधान स्टेट को कहती है कि आप इस तरह की कानून व्यवस्था अपने स्टेट में लागू कीजिए जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे वो उसको फ्री में निःशुल्क पढ़ाई कर सके आपके स्टेट के अंतर्गत। तो इसी के अंतर्गत मिडिल स्कूल का निर्माण किया जाता है। इसी के अंतर्गत छात्रवृत्ति दिया जाता है, पोशाक दिया जाता है 6 से 14 वर्ष के लिए। और जो डीपीएसपी था वो स्टेट को निर्देशित करती है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किसी व्यक्ति को निर्देशित करती है। बस दोनों में इतना ही अंतर है। चलते हैं अब आगे। अब पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका। संघ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो सारी चीज हम कवर करेंगे। आज हम आप फिर बताएंगे कि राष्ट्र जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, और क्यों होता है इसकी चर्चा भी हम करेंगे। नोट करिएगा संघीय कार्यपालिका।
भाग 5 52 से 78। 52 से 78 संघीय कार्यपालिका क्या होता है? संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत वो सारे ऐसे नियम कानून आते हैं जो संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका उसको कहते हैं। फिर ये न्याय के अंतर्गत जो होता है वो न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका हालांकि इसके अंतर्गत नहीं, हम संघीय कार्यपालिका होते हैं। जो संसद ऐसे नियम कानून जरूर बनाती है जिसका मुख्य कार्य संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून होता है उस पर कार्य करते हैं। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानून, संसद द्वारा बनाए गए कानून संघीय कार्यपालिका के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे अंग हैं, जैसे पहला आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति लिखिए, राष्ट्रपति लिख करके लिखिए। राष्ट्रपति कहने का मतलब है कि भारत का प्रथम नागरिक और तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। क्यों भारत का प्रथम नागरिक क्यों कहा जाता है? आपसे ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक क्यों कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक कहने का मतलब है कि राज्य कोई भी, अगर आप भारत छोड़ करके किसी अन्य देश में अगर आप जाइएगा तो आपको किस तरह से बुलाया जाए, कि आप किसको बुलाएंगे? तो अधिकतर जगह पहले अगर नाम लिया जाता है तो राष्ट्रपति का लिया जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक के रूप में दर्जा दिया गया है। और ये तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और जल सेना, ये तीनों के प्रमुख होते हैं। इन्हीं राष्ट्रपति जो है ये भारत के प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तीनों प्रमुख, और ये कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। लेकिन जो इनके कार्यपालिका प्रधान तो कहते हैं, लेकिन नाम के सिर्फ होते हैं। कार्य के लिए प्रधानमंत्री होते हैं, कार्यपालिका का प्रधान। दूसरा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कहने का मतलब कि आपके घर में अगर दादाजी नहीं रहेंगे तो किसकी चलेगी? आपके पिताजी की। उसी तरह अगर किसी भी देश में अगर राष्ट्रपति छुट्टी पे हैं या अवकाश पे हैं या किसी तरह उनकी डेथ हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी छुट्टी पर रहते हैं तो सीजीआई जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कार्य करते हैं राष्ट्रपति की जगह पे। अगर राष्ट्रपति का अगर किसी तरह महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है या किसी तरह उनकी इस्तीफा दे दिया जाता है या किसी तरह से उनकी डेथ हो जाती है तो 6 महीने के अंतर्गत फिर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। फिर हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे राष्ट्रपति का तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे। 6 माह के अंतर्गत, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। उस स्थिति में, जिस स्थिति में राष्ट्रपति अगर इस्तीफा दे दे या राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा ले या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, इस 3 स्थिति में 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। तीसरा आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, यहाँ हमने आपको कार्यपालिका का प्रधान, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री ही सारे कार्य देखते हैं।
सारे शक्तियां जो है इन्हीं के पास होती हैं, राष्ट्रपति बस सिग्नेचर करते हैं। शासन की जो मुख्य शक्तियां होती हैं इन्हीं के पास होती हैं। इन्हीं के पास होती हैं। और चौथा है, तीन तो हम बता दिए, तीन जो संघीय कार्यपालिका है। चौथा है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होता है कि ये एक ऐसा कानून लाए अपने सांसद के अंतर्गत, ऐसा कानून लाए कि जिसके अंतर्गत इनको अपने देश में सभी नागरिकों के रक्षा के लिए, भलाई के लिए या फायदे के लिए या किसी अन्य ऐसे तरीके से जो दंगे फसाद ना हो, इस तरह के कार्य लाने के लिए प्रेरित करते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्य है कि संसद में ऐसा बिल पास करें जिसके अंतर्गत लोगों की भलाई हो। एक और लिख लीजिएगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं या एक ऐसे संस्थान है जो कानूनी सलाह देते हैं, कानूनी सलाहकार। अजीत डोभाल का आप नाम सुने होंगे, अजीत डोभाल का, जो वही है व्यक्ति जो कानूनी सलाहकार देते हैं। तो महान्यायवादी कानून हमने आपको बताया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, जो 52 आर्टिकल 52 से 78 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ये सारे जो टॉपिक है वो हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। ठीक है, और जो भी बचेगा वो हम कल क्लास में कर लेंगे। आज का क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।